नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियाँ, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मेरा नाम रघुवीर है और मैं पिछले 10 साल से अखबार बांटने का काम करता हूं। समय सुबह के 4 बजते ही मेरी नींद खुल जाती है, न चाहते हुए भी, क्योंकि इस काम में सूरज से पहले उठना मजबूरी नहीं, आदत बन चुका है। मैं शहर के बाहर रहता हूं, लेकिन जिस गांव में मैं अखबार बांटने जाता हूं, उसका नाम है देवगढ़। पहली नज़र में देवगढ़ बाकी गांवों जैसा ही दिखता है। शांत, पेड़ों से घिरा, पुराने कच्चे रास्तों वाला और रहने वाले लोग सीधे साधे। लेकिन इस गांव के बारे में एक बात अजीब थी। ये जगह जितनी शांत दिन में लगती थी, उतनी ही बोलती हुई खामोशी रात और सुबह के वक्त महसूस होती थी। ये बात मैं शुरू में नहीं समझ पाया था। मैंने हमेशा सोचा शायद सुबह का समय ही ऐसा होता है, शायद पहाड़ी इलाका होने की वजह से थोड़ा अजीब एहसास होता है। लेकिन असलियत मुझे धीरे धीरे समझ आने वाली थी। मैं देवगढ़ पहली बार कैसे पहुंचा? करीब 1.5 साल पहले, जब कंपनी ने मेरा रूट बदला और मुझे देवगढ़ भेजा। उस वक्त मैं थोड़ा खुश भी था, क्योंकि यहाँ का रूट छोटा था और लोग अपने समय पर अखबार लेने में भी अच्छे थे। शहर से देवगढ़ की दूरी बस 12 किलोमीटर थी, लेकिन ये 12 किलोमीटर सच कहूं तो कभी-कभी 120 जैसे लगते थे। क्यों? क्योंकि आधे रास्ते के बाद सड़क खत्म हो जाती थी और सिर्फ एक कच्चा संकरा रास्ता रह जाता था। आसपास खेत, कुछ जगह पेड़ों के झुंड और बीच-बीच में पुरानी टूटी बाड़ें दिखाई देती थीं। और सबसे अजीब चीज, एक पुराना जर्जर बस स्टॉप, जो अब लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। रात में उसका सुनसान होना समझ आता, लेकिन सुबह 4:30 बजे भी वहां खड़े होने पर ऐसा लगता जैसे कोई आपको घूर रहा है। मुझे याद है, पहले ही दिन जब मैं उधर से गुजरा था तो ठंडी हवा के साथ एक अजीब सिहरन बदन में दौड़ गई थी। तर्क कहता था कि ये ठंड की वजह से होगा, लेकिन दिल कहता था कि कोई अदृश्य नजरें हैं जो मुझे जाते हुए देख रही हैं। देवगढ़ का अजीब स्वागत। पहले दिन गांव में घुसते ही मुझे कुछ चीजें अजीब लगीं। जैसे ज्यादातर घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं, पर अंदर लोग आराम से रहते दिखते थे। कई घरों में दरवाजे पर नींबू मिर्च की 2-2 मालाएं टंगी थीं और कुछ घरों के बाहर राख के छोटे-छोटे घेरे बने हुए थे। ऐसा आमतौर पर किसी तांत्रिक या किसी डरावनी घटना वाले जगहों पर ही देखा जाता है। लेकिन मैंने सोचा, क्या पता यहाँ की अपनी मान्यताएं होंगी। लेकिन असली झटका मुझे उस दिन लगा जब गांव का एक बुजुर्ग, नाम था भीम काका, मेरे पास आया और बिना किसी भूमिका के बोला, सुबह आगे मंदिर के रास्ते मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने पूछना चाहा क्यों, लेकिन उसने सिर्फ हाथ से मना कर दिया और अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आया, अखबार बांटने आया हूं, कोई खजाना खोदने नहीं, फिर मंदिर का रास्ता क्यों नहीं? पर उस दिन इतना सोचने का भी समय नहीं था। सुबह का काम था, अखबार बांटना था और मुझे वापस शहर भी लौटना था। देवगढ़ की भोर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरा रूट फिक्स हो गया। मैं शहर से अखबार उठाकर बाइक पर देवगढ़ पहुंचता, गांव में लगभग 45 घरों में अखबार डालता और फिर लौट आता। लेकिन ये काम जितना साधारण दिखता था, उतना था नहीं। देवगढ़ की सुबहें, उनमें कुछ था, कुछ ऐसा जो शब्दों में समझाना मुश्किल था। सुबह की ठंड अजीब तरह से सन्नाटे को और भारी बनाती थी। कभी कभी पेड़ों के बीच से हवा गुजरती तो आवाज ठीक वैसी लगती जैसे कोई आदमी धीरे से करता है। किसी और को ये नजरअंदाज लगता, लेकिन जब आप रोज सुबह अकेले कच्चे रास्ते पर बाइक चलाते हैं तो हर छोटी आवाज भी बहुत बड़ी लगती है। पहली घटना, वो पेड़। एक सुबह जब मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया, लगभग 4:30 बजे, तो गांव के बाहर बड़े बरगद वाले मोड़ पर बाइक धीमी की, क्योंकि मैंने कुछ देखा। बरगद के नीचे, ठीक उसके जड़ों के पास,
एक सफेद कपड़े में कोई खड़ा था। पहले मुझे लगा कोई गांव वाला होगा, लेकिन मैंने देखा वो हिल नहीं रहा था, सिर भी नहीं घुमा रहा था, बस बिल्कुल स्थिर। मैंने बाइक थोड़ा पास जाकर हल्का हॉर्न दिया, लेकिन वो नहीं हिला। मैंने ध्यान से देखा, उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सिर झुका हुआ था। और अचानक बिना सिर उठाए वो बाईं तरफ ऐसे मुड़ा जैसे किसी अदृश्य चीज को देखने लगा हो। मेरी सांस रुक गई। उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन उसके मुड़ने की गति मानव जैसी नहीं थी, थोड़ी तेज, थोड़ी झटकेदार। मैं डर कर थोड़ा पीछे हट गया। मैंने सोचा शायद कोई नींद में चलने वाला होगा, लेकिन फिर एक और अजीब बात, वो वहां था, पर उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। बरगद के पेड़ की परछाई दिख रही थी, मेरी बाइक की दिख रही थी, लेकिन उस सफेद कपड़े वाले की नहीं। मैंने घबरा कर एक झटके में बाइक मोड़ी और गांव की तरफ चला गया। रास्ते भर दिल धड़कता रहा, लेकिन जब गांव में पहुंचा तो सब सामान्य था। लोग जाग रहे थे, अपने काम कर रहे थे। उस दिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन और अजीब बातें होने लगीं। मैंने सोचा था कि शायद वो एक बार की घटना होगी, लेकिन अगले कुछ दिनों में देवगढ़ ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। कभी सुबह किसी घर की खिड़की में कोई खड़ा दिखता, लेकिन जैसे ही मैं नजर मिलाता वो गायब हो जाता। 2 कभी पेड़ों के बीच से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई मुझे नाम से पुकार रहा हो, रघु। 3 कभी गांव के बीच वाले कुएं के पास से गुजरते वक्त पानी खुद ब खुद हिलता लगता, जबकि हवा बिल्कुल बंद होती। लेकिन मैंने खुद को समझाया, ये सब दिमाग की बातें हैं। सुबह का समय होता है, थकावट होती है, ऐसा लगता होगा। और अगर सच कहूं तो मैं खुद को मजबूर कर रहा था कि इन बातों पर विश्वास ना करूं, क्योंकि अगर मान लेता तो फिर रोज इस गांव आना मुश्किल हो जाता। और फिर वो सुबह आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो सुबह बाकी सुबहों जैसी नहीं थी। उस रोज जैसे ही मैं देवगढ़ की सीमा पर पहुंचा तो मुझे गांव बिल्कुल अलग लगा। हर घर की खिड़की बंद थी, दरवाजों पर जैसे किसी ने अंदर से लकड़ियां अटकाई हों। कुत्तों की आवाज भी नहीं, मुर्गे की बांग भी नहीं। सन्नाटा, गहरा और वजनदार, इतना कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैंने पहले घर पर अखबार फेंका, कोई हलचल नहीं। दूसरा घर, कुछ नहीं। तीसरा, दरवाजा थोड़ा खुला था, पर ऐसा जैसे कोई जल्दी में भागा हो और आधा खुला छोड़ दिया हो। आज सब इतने शांत क्यों हैं? मैंने खुद से पूछा। और तभी मैं चौथे घर की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे किसी ने पीछे से बहुत धीमी आवाज में पुकारा, रघु, मत जाओ आगे। मेरे कदम वहीं रुक गए। रक्त जम सा गया, क्योंकि ये मानव आवाज नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों, एक पुरुष की, एक स्त्री की, ओवरलैप होकर। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय हवा में हिलती हुई एक पुरानी टूटी खिड़की के। मैंने कांपते हाथों से बाइक पकड़ी और अगली गली की तरफ मुड़ा, पर जैसे ही रास्ता थोड़ा और अंदर गया, मुझे वो दिखाई दिया, देवगढ़ का मंदिर, जहां जाने मना किया गया था। गांव के बीच वाले रास्ते पर आगे जहां भीम काका ने मना किया था, वहीं एक छोटा सा मंदिर था, बहुत पुराना और बहुत टूटा हुआ। मैं कभी उधर नहीं जाता था, पर आज का सन्नाटा कुछ अलग था, जैसे कुछ मुझे उस ओर खींच रहा हो। और अचानक मंदिर के दरवाजे पर किसी की परछाई दिखी, लंबी, असामान्य, झुकी हुई। वही सफेद कपड़े वाला, लेकिन इस बार वो मेरे सामने मंदिर में खड़ा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, हाथ कांपने लगे, और उससे भी ज्यादा वो हिल नहीं रहा था, बस एक ही दिशा में देख रहा था। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ देख रहा है, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैंने धीरे से बाइक पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उस परछाई ने अचानक अपना सिर उठाया, इतनी तेजी से, इतनी अप्राकृतिक गति से कि अगर कोई इंसान ऐसा करे तो उसकी गर्दन टूट जाए। सिर उठते ही उसकी आंखें दिखाई दीं, काली, बिल्कुल काली, मानो 2 गड्ढे हों। और वो बस एक ही शब्द बोला, रघु।
मेरी सांसें रुक गईं और फिर उसने धीरे, बहुत धीरे अपनी तरफ की घंटी बजाई। टक टक टक। और उसी पल पूरे गांव में हर बंद खिड़की एक साथ हिलने लगी। उस सुबह की खिड़कियों का एक साथ हिलना, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। टक 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 टक, जैसे किसी ने पूरे गांव की दीवारों पर एक साथ उंगलियां चला दी हों। मेरा शरीर सुन्न था। बाइक का हैंडल मेरे हाथों में था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। और मंदिर के दरवाजे पर खड़ा वो सफेद कपड़े वाला, जिसकी आंखें काली थीं और सिर इतनी अजीब तरह उठा था, वो मुझे देख रहा था, या पता नहीं किसी और को। मैंने डर के मारे एक पल के लिए पलकें बंद कर लीं। सांस सीने में अटक सी गई थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो वो वहां नहीं था। मंदिर का दरवाजा खुला था, पर वो गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। गांव का तीसरा नियम, जो किसी ने कभी बोला नहीं था। मुझे याद आया, भीम काका ने बस एक ही बात कही थी, मंदिर के रास्ते मत जाना। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया क्यों। और अब मुझे खुद समझ आने लगा था। देवगढ़ में एक नियम था, एक अनकहा नियम। सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर के पास कोई नहीं जाता, कोई नहीं खड़ा होता और कोई खिड़की नहीं खोलता। लेकिन आज मैं न सिर्फ उस रास्ते पर था, बल्कि उस चीज को देख भी चुका था। मैं गांव से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं। मैंने बाइक स्टार्ट की। दिल धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था। बस यहां से निकल, बस निकल। लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर बाहर जाने लगा, मेरे सामने एक घर के बाहर कोई खड़ा था। परछाई। और वो मेरे सामने आते ही धीरे धीरे बाईं तरफ घूम गई, ठीक उसी तरह जैसे बरगद वाले दिन हुआ था। मैंने झटके में ब्रेक मारा, बाइक फिसली भी। परछाई घर के दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन वो इंसान नहीं लग रही थी, क्योंकि वो जमीन को छू ही नहीं रही थी। पूरा शरीर हवा में 3-4 इंच ऊपर, सफेद कपड़े में, लंबा, दुबला, हड्डियों जैसा ढांचा। मैं सच में भागना चाहता था, लेकिन तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। धर धर धर। धीमे पर एकदम साफ। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा, वहीं जैसी एक और आकृति मेरे पीछे खड़ी। अब आगे भी एक और पीछे भी एक, दो, और दोनों एक जैसी, सफेद कपड़ों में, लंबे, बिना परछाई के। मैंने डर के मारे गला साफ करने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। मैंने बाइक को एकदम घुमाकर बीच वाले रास्ते की तरफ चलाई, जहां से बाहर निकलने का और एक छोटा रास्ता था। लेकिन जैसे ही बाइक मोड़ी, एक तीसरी परछाई मेरे ठीक सामने सड़क पर खड़ी थी। तीनों बिना हिले, एकदम स्थिर। और तभी तड़ 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 तड़, गांव के हर घर की खिड़की एक साथ बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे गांव को बाहर से बंद कर दिया हो। अब देवगढ़ जाग चुका था, लेकिन लोग नहीं। भागने का गलत रास्ता। मैंने खुद को संभाला और बाइक को कच्चे खेत वाले रास्ते की तरफ मोड़ा। वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन गांव से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका वही था। बाइक उछलते हुए आगे बढ़ी। मैं पीछे नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ निकलना चाहता था। लेकिन 200 मीटर जाने के बाद मुझे लगा कोई मेरे साथ साथ दौड़ रहा है। हाँ, दौड़ रहा है। इंसान की दौड़ जैसी नहीं, थोड़ी हवा काटने जैसी आवाज और कदमों की ताल, पर बिना वजन के। मेरी सांसें तेज थीं। मैंने हिम्मत करके एक नजर बाईं तरफ डाली। एक सफेद आकृति खेतों के बीच, मेरी बाइक की गति से भी तेज, मेरे साथ साथ, जमीन को छुए बिना। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर मैंने दाईं तरफ देखा, वहां दूसरी आकृति थी। दोनों मेरी गति के बराबर और बिना किसी मेहनत के दौड़ रहे थे। मैंने पूरा एक्सेलरेटर घुमा दिया। बाइक की आवाज तेज हो गई, धूल उड़ने लगी, लेकिन वो दोनों अब भी साथ थे। और फिर धीरे धीरे आगे निकलने लगे, जैसे मुझे रास्ता दिखा रहे हों, या शायद घेर रहे हों। वो पेड़ जहां सब शुरू हुआ था। खेतों वाला रास्ता तेजी से खत्म होने लगा। सड़क अब सामने दिख रही थी, और सड़क के ठीक किनारे वही जगह थी, बरगद का पेड़। वही पेड़ जहां मैंने पहली बार सफेद कपड़े वाले को देखा था। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, दोनों आकृतियां अचानक गायब हो गईं, एकदम गायब। मैंने राहत की सांस ली, और जैसे ही बाइक को सड़क पर चढ़ाया,
बरगद के नीचे फिर वही सफेद कपड़े वाला खड़ा था, पर इस बार वो पहले से ज्यादा करीब था, सिर्फ 10-12 फीट आगे। और उसने सिर उठाया। इस बार उसकी गर्दन ऐसे चटकी जैसे कोई सूखी लकड़ी टूटती है। टक! उस आवाज ने मेरा दिल रोक दिया। उसने हाथ उठाया, धीरे धीरे मेरी तरफ, और फिर मुस्कुराया। पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। ओंठ बहुत ज्यादा फैल गए थे, दांत लंबे और टेढ़े थे, जैसे किसी को मुस्कुराना सिखाया गया हो। और वो बोला, रघु, वापस देवगढ़। उसकी आवाज मंदिर वाली घंटी जैसी गूंजी, हल्की लेकिन अंदर तक उतरने वाली। मैंने बिना सोचे बाइक घुमा दी और सीधे उल्टी दिशा में भागा, पर अब सड़क खाली नहीं थी। सड़क के बीचों बीच 4 और आकृतियां खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बिना चेहरे, बिना परछाई के। 7। अब कुल 7 सफेद आकृतियां मुझे रोक रही थीं। लौटना मजबूरी बन गया। मैं कहां जाता, कहां भागता? सामने 7, पीछे बरगद वाला और खेतों में 2, कुल 10 आकृतियों ने मुझे देवगढ़ की तरफ जाने को मजबूर कर दिया। मैं वापस मुड़ा, डर के मारे नहीं, क्योंकि रास्ता और कोई था ही नहीं। जैसे ही मैंने गांव में दोबारा प्रवेश किया, एक बदलाव दिखा। सभी घरों की खिड़कियां अब खुली थीं, दरवाजे भी, पर कोई बाहर नहीं था। पूरा गांव शांत, पर ऐसा नहीं जैसा पहले। अब ये मरा हुआ शांत था, जैसे गांव में सब कुछ है पर जिंदगी नहीं। अचानक मेरे पास एक आवाज आई, ठीक बगल से, रघु, तू आ ही गया। मैंने झटके में देखा और मेरे बाईं तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, भीम काका। लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें धसी हुई थीं, चेहरा सूख चुका था और आवाज भारी, कमकमाती। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। चल, तुझे बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था वो रात। उनके शब्द आधे थे, पर मेरे लिए काफी थे, क्योंकि पहली बार देवगढ़ का कोई इंसान मुझे कुछ बताने वाला था। भीम काका मेरे सामने खड़े थे। उनका चेहरा डर से पीला था, आंखें अजीब तरीके से धंसी हुई, जिसे बरसों से नींद न मिली हो। मैंने कभी किसी इंसान को इतना थका हुआ, इतना टूटा हुआ और इतना डरा हुआ नहीं देखा था। सुबह की ठंड हवा में थी, लेकिन जो ठंड मेरे शरीर से गुजर रही थी, उसका इस हवा से कोई लेना देना नहीं था। मैंने हिम्मत करके कहा, काका, ये सफेद कपड़े वाले, ये कौन है? गांव वैसा क्यों है? सब लोग अंदर क्यों बंद हैं? भीम काका ने गहरी सांस ली। उनके हाथ कांप रहे थे। वो मेरी तरफ बढ़े, फिर कहा, चल, गांव के चौपाल में चल, तुझे सब बताना पड़ेगा। लेकिन उनके ये बोलते ही मेरे पीछे कुछ सरसराया। मैं झटके से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। भीम काका ने धीरे से फुसफुसाया, ये सुनते हैं रघु, सब कुछ सुनते हैं, धीरे चल, बोल कम। मैं उनके साथ चलने लगा, लेकिन मेरा दिमाग सवालों से भर चुका था। देवगढ़ की सुबह अब सुबह नहीं लग रही थी। हम चौपाल की तरफ बढ़ रहे थे। गांव के रास्ते सुनसान थे, लेकिन हर घर की खिड़की से ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, पर मैं किसी को देख नहीं पा रहा था, बस एहसास था। भीम काका धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उनके पैर भारी हों। मैंने उनसे पूछा, काका, ये गांव इतना अजीब क्यों है? लोग बाहर क्यों नहीं आते? भीम काका बोले नहीं, बस चलते रहे। उनकी चाल से ज्यादा उनका सन्नाटा डरावना था। और अचानक हम चौपाल के सामने पहुंचे। चौपाल जहां किसी ने पैर नहीं रखा था। वर्षों से देवगढ़ का चौपाल बहुत पुराना था। लकड़ी की छत, 4 मोटे खंभे, बीच में मिट्टी का बैठने वाला चबूतरा, पर उसके आसपास धूल जमा थी, जैसे कोई महीनों से नहीं आया हो। काका अंदर गए और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया, पर मेरा मन शांत नहीं था। काका ने पहले चारों तरफ देखा, जैसे जांच रहे हों कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, रघु, देवगढ़ पहले ऐसा नहीं था। मैंने ध्यान से सुना, क्योंकि ये वो पहला सच था जिसकी मुझे जरूरत थी। कहानी शुरू होती है उस रात से। भीम काका ने बोलना शुरू किया। ये करीब 11 साल पहले की बात है। देवगढ़ में एक आदमी रहता था, गोवर्धन। बहुत शांत, बहुत सीधा।
उसकी एक बेटी थी माधवी। माधवी इस गांव की जान थी, सुंदर, हंसमुख, सबकी प्यारी। लेकिन माधवी की हंसी लोगों की आंखों में चुभने लगी। कुछ लोग उसकी खूबसूरती से जलते थे, खासकर 3 आदमी। उन्होंने नाम नहीं लिए, बस इतना कहा, वो तीनों जंगली लोग थे, शराबी, दुष्ट। और एक रात काका की आवाज रुक गई, उनका गला भारी हो गया। और एक रात वो लोग माधवी को मंदिर के पीछे ले गए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया रघु, बहुत बुरा। काटा के हाथ कांपने लगे, और जब वो अपनी गंदगी छुपाने लगे तो माधवी ने भागने की कोशिश की। काका ने मिट्टी को मुट्ठी में पकड़ा। भागते भागते वो बरगद वाले मोड़ तक पहुंच गई, जैसे तू उसे रोज देखता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वहां उसने उन तीनों से बचने के लिए बरगद के पेड़ से खुद को लटका लिया। मैं सन्न रह गया, लेकिन उसकी मौत ने देवगढ़ को नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा ने कसम खाई कि जो भी देवगढ़ की सुबह सूरज उगने से पहले इस रास्ते पर आएगा, वो उसे रोक कर रखेगी। मैंने डर से पूछा, क्यों? उसने क्या किया? भीम काका ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में सिर्फ भय था। माधवी की आत्मा अकेली नहीं रही रघु, उसके दर्द से 3 और आत्माएं उठी। वो तीनों आदमी। मेरी सांस अटक गई। माधवी बदला नहीं चाहती थी, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी, लेकिन वो तीनों, वो शैतान बन चुके थे। सफेद कपड़ों में जो दिखते हैं वो कौन है? मैंने पूछा। तो ये जो सफेद कपड़े वाले दिखते हैं, कौन है? माधवी या वो 3 आदमी? भीम काका ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये तीनों वो आदमी हैं रघु, जिन्होंने माधवी को मारा था। माधवी की आत्मा उन्हें रोकती है, पर वो भटके हुए भूखे जिन्न बन चुके हैं। मैंने गहरी सांस ली, दिल धड़क रहा था। काका बोले, उनकी आत्माएं सफेद कपड़े पहनकर नहीं घूमती, वो कपड़ा उन तीनों के मरने के बाद लोगों ने खुद पहनाया था। मैं उलझ गया। काका बोले, देवगढ़ की प्रथा है, जिस भी आदमी की मौत गंदे काम में हो या शापित तरीके से हो, उसे सफेद कपड़ा पूरा शरीर ढककर पहनाया जाता है, ताकि उसकी आत्मा बंधी रहे। मेरे दिमाग में सब घूमने लगा। लेकिन मैंने पूछा, लेकिन वो तुम्हें, गांव को, किसी को कुछ नहीं करते? काका ने कड़वाहट से कहा, सालों से कोई सुबह 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। जो निकला वो लौटा नहीं। मैं सन्न रह गया। और रघु, काका ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, तूने गलती की है। मैंने घबराकर पूछा, क्या? काका ने आंखें बंद कर ली। तूने उन्हें 2 बार देख लिया है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। क्यों मैं? मैंने बहुत धीरे से पूछा। तो वो मुझे क्यों बार बार दिख रहे हैं? मुझे क्यों रोक रहे हैं? काका ने गहरी सांस ली। क्योंकि तू उस रात की घटना के समय जैसी सुबह में आया था, और क्योंकि तू बरगद के पेड़ के नीचे उनकी दुनिया के सबसे करीब आ गया था। मैं समझ नहीं पाया। काका बोले, उनका समय रात नहीं, दिन नहीं, उनका समय सुबह और रात के बीच का समय है। दुनिया सो रही होती है और सूरज उठने से पहले एक रेखा बनती है, उसका नाम है अधमध्य। मैंने फुसफुसाकर कहा, तो अब मैं क्या करूं? काका धीरे से बोले, रघु, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं। मैंने कांपते दिल से पूछा, कौन से? काका ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा। या तो तू देवगढ़ छोड़ देगा, या देवगढ़ तुझे। उनका मतलब मुझे समझ नहीं आया। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उन्होंने आगे कहा, ये लोग अब तुझे देख चुके हैं। 1 बार देखा तो पीछा छोड़ सकते थे, 2 बार देखा तो तुझे ढूंढेंगे, और अगर किसी को 3 बार देख लिया तो वो जिंदा नहीं रहता। मेरे भीतर का डर हड्डियों तक उतर गया। मैंने काका से कहा, काका, मुझे यहां से निकलना है, अभी, इस वक्त। काका बोले, अभी नहीं जा सकता रघु, अभी वो जागे हुए हैं। मैं चिल्ला उठने वाला था कि तभी चौपाल के पीछे से ठीक मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट आई। रघु। धीमी, गहरी और एकदम करीब। मैंने और काका दोनों ने तेजी से पीछे देखा।
कुछ नहीं था, लेकिन हवा अचानक ठंडी पड़ गई थी, बहुत ठंडी। भीम काका कांपते हुए बोले, अब वो यहां तक आ गए हैं, हमें भागना होगा, और अभी अभी के अभी। रात भर मैं सो नहीं पाया। जितनी बार आंखें बंद करता उतनी बार वही दृश्य सामने आ जाता। देवगढ़ के काले खेत, वो टूटा हुआ पुराने जमाने का कुआं और उसकी ईंटों के बीच से झांकती वो चेहरा रहित आकृति। सुबह 3:45 पर ही आंख खुल गई। अपनी साइकिल के पास गया तो फिर से वही बात। सीट पर भूसे जैसा सूखा कीचड़, जो कल साफ करने के बावजूद वापस आ गया था। मैं डर गया था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं छोड़नी थी। गांव वाले मुझ पर भरोसामंद मानते थे, और कुछ तो था देवगढ़ में जो मुझे खींचता था। मैंने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अगर सच में कुछ है तो आज पता चल ही जाएगा। देवगढ़ की ओर फिर उसी अंधेरी सड़क पर मैं जब गांव की ओर बढ़ा तो आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही गन्हा था, जैसे बादल सड़क के ऊपर ही उतर आए हों। हवा बिल्कुल बंद, पेड़ जमे हुए और कुत्तों की आवाज भी गायब। देवगढ़ के बाहर पहुंचा ही था कि फिर वही धप धप आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने बिना पीछे देखे पैडल तेज कर दिए, लेकिन नहीं, आवाज मेरी रफ्तार के साथ तेज होती गई। यानी वो चल नहीं रहा था, दौड़ रहा था। मैं डरकर अचानक रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैंने सांस रोककर पीछे देखा, कोई नहीं, बस सड़क पर फैली धुंध और दूर खेतों में झूलता हुआ एक पीला बल्ब। पहला घर पाटीदार काका का। मैं जैसे ही उनके दरवाजे पर पेपर रखकर मुड़ा, कुछ अजीब हुआ। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खर करके खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने सोचा शायद हवा से खुला होगा, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। तभी अंदर से किसी लड़की की धीमी सुबकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई रोते रोते थक चुकी हो। मेरा गला सूख गया। पाटीदार काका की कोई बेटी नहीं थी, घर में 2 बूढ़े लोग ही रहते हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से आवाज दी, काका, सब ठीक है? आवाज बंद हो गई और पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत साइकिल उठाई और दूसरी गली की तरफ निकल गया। देवगढ़ में आज कुछ और ही था। जहां भी पेपर रखने जाता, दरवाजे खुद ब खुद हिल जाते। बिल्लियां किसी अदृश्य चीज को घूरती रहती। कुत्ते मेरे पीछे नहीं आते, बल्कि गांव के बाहर भागते दिखाई देते। ये गांव आज अपने जैसा नहीं लग रहा था, जैसे किसी और की पकड़ में हो। मैं अगले घर पहुंचा, पुराने हेडमास्टर रघुवंशी जी के यहां। मैंने पेपर रखा और लौटने लगा, तभी उनकी खिड़की के अंदर कोई काला सा चेहरा चिपका हुआ दिखा। चेहरा बिना नाक के, बिना आंखों के, सिर्फ एक काली परछाई की शक्ल। मैं डरकर साइकिल समेत पीछे गिर पड़ा। खिड़की खाली हो चुकी थी, चेहरा गायब। मैं पसीने से भीग चुका था। गांव वाला तालाब और मटमैला पानी। देवगढ़ के बीच में एक तालाब है। मैं रोज उसके पास से गुजरता था, लेकिन आज तालाब का पानी काला दिख रहा था। पानी से बदबू आ रही थी और उसकी सतह पर कुछ चक्कर काट रहा था। पहले मुझे लगा ये कोई बड़ा कुत्ता है, फिर लगा बकरी, लेकिन फिर वो चीज पानी से बाहर आई और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। वो इंसानी आकृति थी, पतली, लंबी और गर्दन एक तरफ टेढ़ी। चेहरा काला, जैसे कोयले से लिपटा हो। वो पानी से बाहर नहीं निकल रही थी, बल्कि तैरते हुए खड़ी थी, जैसे किसी रस्सी से ऊपर पकड़ी हो। उसके हाथ बेहद लंबे, इतने लंबे कि पानी को छू रहे थे। मैं सुन्न हो गया। न शरीर हिल रहा था, न आवाज निकल रही थी। तभी वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी, पानी की सतह पर चलते हुए। मैंने साइकिल मोड़ी और बिना पीछे देखे पागलों की तरह भागा। काली सड़क और सफेद साया। तालाब से निकलकर मैं गांव के अंदर घुसा ही था कि अचानक पूरा आसमान चमका। धड़ाम, बिजली गिरी और उसी एक पल की रोशनी में मैंने देखा मेरे ठीक बगल में कोई चल रहा था। मैंने सिर घुमाकर देखा, वो एक दमदार सफेद साया था, इतना ऊंचा जैसे 2 आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हों। चेहरा धुंध जैसा, आंखें धधकते कोयलों जैसी, और सबसे डरावनी चीज, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ चल रहा था, मेरे बराबर, मेरी ही रफ्तार से। मैं रुका, वो भी रुक गया। मैं चला, वो फिर साथ चलने लगा। मेरी रूह तक जम गई। मैं चीखना चाहता था पर गला बंद था।
बस आंखें फटी रह गईं। कुछ ही सेकंड बाद वो अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। देवगढ़ की सबसे पुरानी हवेली, गांव के आखिरी में एक छोड़ी हुई हवेली है। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, मैं भी कभी नहीं गया, लेकिन आज जैसे मेरी साइकिल खुद ब खुद उसी तरफ मुड़ गई। हवेली के बाहर एक टूटा फाटक था, जो हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रहा था। फाटक के अंदर घुसते ही लगा जैसे हवा ठंडी हो गई हो, जैसे पूरे गांव की गर्मी यहां आकर मर जाती हो। मैंने अंदर कदम रखा, मिट्टी, जाले, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर काली उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने बड़ी ताकत से दीवारों को खुरचा हो। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि हवेली के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मत आगे। मैं कांप गया। ये आवाज किसकी थी और कैसे कोई मुझे मत कह रहा था, जबकि अंदर कोई था ही नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी टांगें जमा कर रख दी। ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, भारी, जैसे कोई पुराने जूते घसीटते हुए चल रहा हो। और वो आवाज सीढ़ियों से नीचे आने लगी, धप धप धप। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे किसी ने थाम लिए हों। तभी सीढ़ियों के मोड़ पर कोई दिखा, एक काला इंसान जिसका चेहरा पूरा धुंध जैसा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 लाल बिंदु चमक रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरे शरीर का खून जैसे जमे हुए बर्फ में बदल गया। वो आकृति मेरे बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। तभी उसने फुसफुसाकर कहा, क्यों लाया तेरे पीछे? मैं हिल भी नहीं पाया। कौन? मेरे मुंह से बस इतनी ही आवाज निकली। उसने गर्दन टेढ़ी करके फिर हल्की हंसी जैसी आवाज निकाली, छाया, वो तेरे साथ चल रही है। और अचानक वो आकृति जोर से चिल्लाई, भाग! हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ टूट पड़ीं और कमरे में हवा नहीं, काली राख का तूफान भर गया। मैं सदमे में साइकिल लेकर बाहर भागा, सीधे मुख्य सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। वो मेरे पीछे थी। पूरे रास्ते जैसे ही मैं हवेली से बाहर आया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैं मुड़ा नहीं, लेकिन कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। टप टप टप। मैं तेज भागने लगा। आवाज और तेज हो गई। मैं चीखा, कौन है? पर जवाब नहीं। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा। मेरी नजरों के सामने वो अंधेरा, कोहरा और उसके बीच एक इंसानी आकृति जो जमीन पर नहीं, हवा में तैरती हुई मेरे पीछे आ रही थी। उसके हाथ मेरे कंधे छूने ही वाले थे। मैं पागलों की तरह पैडल मारता हुआ देवगढ़ से बाहर भागा। काफी दूर जाकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आकृति वहीं सड़क के बीच खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, बाईं तरफ, फिर और फिर लगभग 90 डिग्री। मैं चीख पड़ा और तब वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। गांव के बाहर एक अनजान औरत। मैं देवगढ़ से बाहर निकल चुका था, लेकिन मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैंने सोचा अब सब खत्म, लेकिन नहीं। गांव के बाहर वाली सड़क पर एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद सा सूखा दुपट्टा और पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए। वो मुझे देखकर बोली, कहाँ जाएगा? मेरी सांस रुक गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आई और बोली, अगली बार जब देवगढ़ आएगा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, छाया, तुझे घर तक छोड़ने आएगी। मैंने डर के मारे साइकिल मोड़ी और भागता ही चला गया। पिछली बार देवगढ़ से भागकर आया था, लेकिन मन में एक बात चुभ रही थी। वो क्या था जो उस हवेली से बाहर आया और मेरे पीछे पीछे चल रहा था? और वो औरत जिसने मुझे चेतावनी दी थी कि छाया तुझे घर तक छोड़ने आएगी। मैं रात भर नहीं सोया। कभी दरवाजे की आवाज आती, कभी मुझे लगता कोई खिड़की पर खड़ा है। सुबह 3:30 बजे मेरे मोबाइल का अलार्म बजा। मैंने तुरंत उठा नहीं, 5-10 मिनट तक बस छत को देखता रहा। आज देवगढ़ जाना था और डर ये था, क्या आज भी वो मेरे पीछे चलेगी? मैंने हिम्मत जुटाई, बैग उठाया और बाहर निकला। सड़क पर पहला डर, कोई पहले से इंतजार कर रहा था। मेरी गली की स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अजीब यह था कि हवा सिर्फ मेरे घर के सामने ही चल रही थी। आगे सब शांत था। मैंने साइकिल पकड़ी और जैसे ही सड़क पर आया, मेरी नज़र दूर एक खंबे पर पड़ी। वही सफ़ेद साया खड़ा था, जैसे वो रात भर मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा, साया गायब, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। देवगढ़ की ओर रास्ते में कोई हंस रहा था। 4 बजे सड़कें खाली रहती हैं, लेकिन आज सड़क सुनसान से ज्यादा बीमार लग रही थी। हर पेड़ झुका हुआ, हर झाड़ी कांपती हुई और हवा में एक हल्की सी महिला की हंसी गूंज रही थी। वो हंसी पीछा करती आ रही थी, धीमी, खुरदुरी, टूटी हुई। मैं डरते हुए बोला, कौन है? हंसी और तेज हो गई, जैसे कोई मेरे कान पर मुंह रखकर हंस रहा हो।
मैंने पैडल मारना तेज कर दिया और जैसे ही गांव की सीमा पार की, हंसी एकदम रुक गई। देवगढ़ आज अलग था, किसी और रंग में। सड़कें खाली थी, हर घर में अंधेरा, यहां तक कि जिन घरों में रोज सुबह 4 बजे चूल्हा जल जाता था वो भी ठंडे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी भारी चीज के नीचे दबा हो, किसी दहशत के नीचे। मैंने पहला पेपर रखा और आगे बढ़ा, तभी महसूस हुआ पीछे कोई आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पहले कुछ नहीं दिखा, लेकिन 10-12 कदम बाद एक लंबा सा काला साया मेरी उसी जगह पर खड़ा था जहां मैं अभी पहले खड़ा था। मैंने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वो साया मेरे पीछे दूर दूर कदमों बदलकर मेरे निशानों पर आता गया। वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा था, वो मेरी जगहें दोहरा रहा था। जहां जहां मैं जाता वही कदमों के निशान, रघुवंशी जी के घर की दीवार पर उंगलियों के निशान। मैं उनके घर पहुंचा और दरवाजे पर पेपर रखा, लेकिन आज एक नई बात दिखी। दीवार पर लंबी लंबी उंगलियों के निशान थे, ऐसे जैसे किसी के 12-14 इंच लंबे हाथ हों। निशान ऊपर से नीचे तक घिरे हुए, जैसे कोई दीवार पर चढ़कर अंदर झांक रहा हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं वापस मुड़ने लगा, तभी घर के अंदर से एक आवाज आई, कागज रख दिया? मैंने कहा, हाँ काका, लेकिन आवाज बूढ़ी नहीं थी, वो लड़की की आवाज थी, कोमल लेकिन टूटी हुई। मैं हैरान रह गया, उनके घर में कोई लड़की नहीं रहती। मैं भाग उठा। पुरानी हवेली, आज उसकी खिड़की खुली थी। मैंने दिल में कहा कि आज उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी ड्यूटी उसी रास्ते पड़ती थी। जैसे ही हवेली नजदीक आई, मेरे पैर खुद धीरे हो गए। आज हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की खुली थी और खिड़की पर किसी लड़की की आकृति बैठी थी। काले बाल, सफेद फटा हुआ कपड़ा और पैर झूलते हुए, पर उल्टी दिशा में मुड़े हुए। मैं उसे घूरता रहा और वो भी मुझे। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर धीरे धीरे टेढ़ा किया, बाईं तरफ, फिर इतना कि उसकी गर्दन टूटने वाली लग रही थी। और तभी उसके चेहरे पर चेहरा उभर आया। होंठ, आंखें, नाक सब एक एक कर बन गए। एक पल पहले वो चेहरा रहित थी, अब वो पूरी इंसान जैसी। लेकिन उसकी मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। वो मुस्कान पूरी दांतों से भरी हुई, जैसे इंसान नहीं जानवर हो। मैं डर से पीछे हट गया और ठीक तभी उसके पीछे खड़े एक लंबे काले आदमी की परछाई दिखी। वही लंबी गर्दन वाला, वही लाल आंखों वाला। दोनों मुझे घूर रहे थे। मैं पसीने से भीग गया और भाग गया। तालाब, आज पानी नहीं हिल रहा था, कुछ और हिल रहा था। कल तालाब में जो आकृति दिखी थी, आज वो फिर थी, लेकिन आज वो पानी पर नहीं, पानी के अंदर खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कुछ और बन चुका था, मानव जैसा नहीं, बिल्कुल विकृत। लंबी गर्दन, सूखे बाल और उसका पेट पानी में डूबा नहीं था, पानी उसके आर पार जा रहा था, मानो वो कोई छाया हो। मैं उसे घूर ही रहा था कि उसने हाथ उठाया और मुझे आओ जैसा इशारा किया। उसकी उंगलियां लंबी, काली और उखड़ी हुई थी, जैसे कोई मरा हुआ इंसान पानी से निकला हो। मैं पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा। आज पूरे गांव में एक ही नाम सुनाई दे रहा था, छाया। जहां भी जा रहा था घर के अंदर से हल्की सी आवाजें आ रही थी, छाया, छाया आ गई, वो चल रही है। ये आवाजें एक साथ नहीं थी, अलग अलग घरों से आ रही थी, जैसे पूरा गांव किसी डर के असर में हो। मैंने एक बूढ़ी अम्मा को देखा जो अपने घर के बाहर बैठी थी। वो मुझे देखकर कांपने लगी। तू क्यों आया फिर? उससे बच नहीं पाएगा बेटा, वो साथ चली आती है। मैंने पूछा, कौन आती है? अम्मा ने धीरे धीरे सिर उठाया, छाया, देवगढ़ की छाया। और तभी पीछे से किसी ने अम्मा को अंदर खींच लिया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। देवगढ़ का शमशान और धुआं। गांव के आखिरी पेपर के लिए मुझे शमशान की तरफ जाना पड़ता था, जहां 2-3 घर थे। आज वहां घना धुआं फैला हुआ था, लेकिन कोई चिता नहीं जल रही थी। फिर धुआं कहां से? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। धुआं हटते ही सामने एक महिला खड़ी दिखी, वही सफेद कपड़े वाली, उल्टे पैरों वाली, जिसने मुझे कल रास्ते में रोका था। उसने मुझे देखकर कहा, आ ही गया, उसकी तलाश थी तुझे। मैं डरते हुए बोला, कौन? वो धीरे से मुस्कुराई, जिसे तू अपने पीछे महसूस करता है। मैं कांप गया। उसने हाथ उठाया और पीछे इशारा किया, वो तेरे पीछे खड़ी है। मैंने डरते हुए बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो लंबी गर्दन वाली, काले चेहरे वाली, लाल आंखों वाली आकृति मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि अगर मैं सांस लेता तो उसके चेहरे को छू लेती। मैं चीख भी नहीं पाया। उसने झुककर मेरे कान में फुसफुसाया,
तुझे देवगढ़ ने चुना है। और उसके बोलते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया, सब कुछ अंधेरा, और फिर एक खौफनाक सच मेरी आंखों के सामने। अंधेरा छा गया, मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब आंख खुली, सामने गांव का पुराना पुजारी खड़ा था, उम्र 80 के करीब। उसने मुझे उठाया और कहा, बेटा यहां से भाग जा, देवगढ़ तेरे लिए नहीं है। जिसे तू देख रहा है वो इंसान नहीं, वो इस गांव की छाया है। मैं हकबकाकर पूछा, छाया क्या है? पुजारी बोले, ये गांव कभी उजड़ा था और यहां जिसने भी रात में कदम रखा वो इस छाया का हिस्सा बन गया। जो मरा उसकी आत्मा नहीं बची, उसकी छाया जिंदा रह गई। मैं कांप गया, तो वो मेरे पीछे क्यों? पुजारी ने गहरी सांस ली, क्योंकि बेटा तूने पहली बार उसे देख लिया। जो उसे देख लेता है वो उसके पीछे बन जाता है। मेरा दिल धड़कना बंद होने लगा। अब क्या होगा? मैंने डर कर पूछा। पुजारी ने कहा, वही जो सबके साथ होता है। मैंने रुककर पूछा, क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो तेरे घर आएगी। मैं पुजारी की बातें सुनकर पूरी तरह टूट चुका था। देवगढ़ की छाया, वो चीज जो इंसान नहीं थी पर इंसान की तरह चलती थी, मेरे घर आने वाली थी। मेरी सांसें तेज होने लगी। मैंने पुजारी का हाथ पकड़ा। कृपा करके बताइए, कोई तरीका होगा इससे बचने का? पुजारी ने धीमे से सिर हिलाया। तरीका तो है, पर उसके लिए हिम्मत चाहिए और तुझे उससे सामना ही करना पड़ेगा। मैं डरकर बोला, किससे? पुजारी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, आज रात वो तुझे बुलाएगी और तू चाहेगा कि तू ना जाए, पर तुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। घर लौटते समय वो साथ चल रही थी। गांव से बाहर निकलते ही हल्की धूप हो चुकी थी। मैंने फटाफट साइकिल मोड़ी और घर की तरफ निकल गया। सड़क सुनसान थी, लेकिन हर बिजली के खंबे पर एक काला साया खड़ा दिख रहा था। हर बार नया, हर बार अलग पोज में, कभी झुका हुआ, कभी गर्दन टेढ़ी, कभी दीवार से चिपका हुआ, और हर बार जब मैं उसकी तरफ देखता वो गायब हो जाता। लेकिन जब आगे देखता, एक अगले खंबे पर फिर खड़ा, जैसे वो मेरे साथ साथ चल रहा हो। मुझे यकीन था ये कोई इंसान नहीं है, न कोई चोरी चोर, ये वही छाया है। घर पहुंचा, लेकिन घर बदल चुका था। जब मैं घर लौटा, दरवाजा अपने आप खर खर करके खुल गया। मैं ठिठक गया। घर के अंदर पूरा अंधेरा था, जबकि खिड़कियां खुली थी। कमरे के कोनों में धूल भरी धुंध जम गई थी, जैसे रात में कोई अंदर घूमता रहा हो। मेरी माँ की तस्वीर दीवार से गिरकर फर्श पर पड़ी थी। उसके कांच पर लंबी बड़ी उंगलियों के निशान थे, इतने लंबे कि किसी इंसान के नहीं हो सकते। मैं घबराकर बोला, कौन है? किसी को मजाक करना है क्या? लेकिन जवाब में पूरे घर में एक धीमी सी हंसी गूंजी, महिला की हंसी, सूखी हुई, टूटी हुई, जैसे कोई बिना सांस के हंस रहा हो। मैंने लाइट ऑन की, कुछ नहीं, लेकिन दीवार पर, मेरे पीछे, छत पर, फर्श पर किसी की छाया थी, पर उस जगह कोई खड़ा नहीं था। रात, जिस रात का डर पुजारी ने दिलाया था। दिन किसी तरह निकला, लेकिन दिल में एक ही डर, आज रात क्या होने वाला है। जैसे जैसे शाम उतर रही थी, कमरा ठंडा होता जा रहा था। चारों ओर अजीब सी नमी फैल रही थी। 9:30 बजे मेरे वॉशरूम का गीजर अपने आप चालू हो गया। मैं चौंक पड़ा। फिर रसोई की नल से पानी अपने आप गिरने लगा। दरवाजा खट से अपने आप बंद हुआ। मैं डर कर बैठा ही था कि मोबाइल खुद चालू हुआ। उसमें टाइप होते हुए अक्षर दिखे, तू आएगा। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। वो कौन था जो टाइप कर रहा था? किसका हाथ था वो? 12:03 AM, जब पहली बार वो मेरे घर में दाखिल हुई। ठीक रात 12:03 पे मेरे कमरे की खिड़की खुद ब खुद जोर से खुल गई। हवा नहीं थी, लेकिन पर्दे जंगली जानवर की तरह फड़फड़ाने लगे। मैं उठने ही वाला था कि खिड़की के बाहर पानी में भीगे हुए लंबे काले बाल दिखाई दिए। उनके पीछे से धीरे धीरे कोई चेहरा झांका। चेहरा या कुछ और? उस पर त्वचा नहीं थी, बस गहरा काला धुआं जो चेहरे की जगह घेरे बना रहा था, और उससे चमकती 2 लाल आंखें टिमटिमाती हुई। वो धीरे धीरे आगे झुकने लगी, इतनी आगे कि उसका आधा शरीर कमरे में आ चुका था। धीरे धीरे, बहुत धीरे वो पूरी अंदर आ गई। मैं बेड पर पीछे हट गया, लेकिन उससे पहले कि मैं भाग पाता वो सीधे मेरी आंखों में घुस गई, जैसे किसी ने हवा का महीन काला गुबार मेरी नजरों में डाल दिया हो।
मैंने चेहरा पकड़ लिया, आंखें जलने लगी, कमरा घूमने लगा। एक भारी आवाज आई, आ जा। मैं समझ गया, वो मुझे बुला रही थी, वहीं देवगढ़ में, वहीं उस हवेली में। मैं बेहोश नहीं हुआ था, मुझे खींचा गया। मुझे लगा मैं बेहोश हो गया, लेकिन नहीं, मेरे पैरों ने खुद चलना शुरू किया। दरवाज़ा अपने आप खुलता गया। सड़क पर हवा नहीं थी, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद मुड़ते जा रहे थे। मैं रात के 2:30 बजे देवगढ़ वाली सड़क पर चल रहा था। पूरा रास्ता खाली, पेड़ झुके हुए, हवा बुझी हुई, और धुंध में वही कोई लंबी आकृति मेरे आगे आगे चल रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर मेरा नहीं रहा था। देवगढ़ की पुरानी हवेली, आज वहां कोई इंतजार कर रहा था। मैं हवेली के सामने पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। मैंने अंदर कदम रखा, और अंदर वही बैठी थी, सफ़ेद कपड़े वाली औरत, जिसके पैर उल्टे थे, चेहरा काला, लेकिन अब वह मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, आ गया तू, वो तुझसे मिलना चाहती है। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर वहीं जम गए। तभी हवेली के अंदर वाली सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई, ढप ढप ढप, और नीचे उतरते उतरते अंधेरे से एक लंबी काली मुड़ी हुई गर्दन वाली आकृति उभरी। वही देवगढ़ की छाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा झुका हुआ, और वो एकदम मेरे सामने आकर रुक गई। फिर उसने हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, और उसका स्पर्श ऐसा जैसे कोई आपकी आत्मा पकड़ ले। उसने कहा, अब तू मेरा है। और उसी पल पूरी हवेली की रोशनी गुल हो गई। देवोगढ़ की रातें वैसे भी शांत रहती थीं, लेकिन उस रात की खामोशी अलग थी। हवा भी पेड़ों को छूते हुए अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज हर शाख से लिपटकर कराह रही हो। मैं अपनी साइकिल धीरे धीरे चलाता हुआ उसी सुनसान गली से गुजर रहा था, जहां कल रात किसी चीज ने मेरी टॉर्च बंद कर दी थी। मेरे हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप रहे थे, लेकिन अखबार बांटना मेरा फर्ज था, और उससे भी बड़ा मैं इन रहस्यों तक पहुंचना चाहता था। देवोगढ़ में कुछ तो था, कुछ बहुत पुराना, बहुत खतरनाक, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था अगर वो उसकी सच्चाई तक पहुंच जाए। गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर लौटते कदम। मैं जैसे जैसे मुख्य रास्ते की ओर बढ़ा, मुझे लगा जैसे कोई मेरी साइकिल के पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, मगर दिल बता रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। गांव का पुराना पीपल का पेड़ सामने दिख रहा था, वही जहां पिछले हफ्ते किसी ने बताया था कि देर रात एक लड़की की परछाई देखी जाती है। लोग कहते थे कि वो पेड़ शापित है और उसकी जड़ के नीचे पुरानी राख दबाई है। मैं पेड़ के पास से गुजर ही रहा था कि खड़खड़ खड़खड़ खड़ाम, पीपल की कोई सूखी टहनी अचानक टूटकर मेरे बिल्कुल पास गिरी। मैं उछल पड़ा, मेरी सांस अटक गई। मैंने ऊपर टॉर्च मारी, शाखें हिल नहीं रही थीं, हवा नहीं थी, और टहनी अपने आप ऐसे नहीं गिर सकती थी। मुझे साफ साफ एहसास हुआ कोई ऊपर था, जो मेरी टॉर्च पड़ते ही गायब हो गया था। मैंने साइकिल तेज चलाई और गांव के मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के बाहर आवाज जो इंसानी नहीं थी। देवोगढ़ के शिव मंदिर के पत्थरों पर रात की नमी जमी थी, लेकिन मंदिर के दरवाजे आधे खुले थे। ये बात सबसे डरावनी थी, क्योंकि ये मंदिर रोज शाम को पुजारी खुद ताला लगाकर जाते थे। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, ठक ठक ठक, अंदर से कुछ गिरने की हल्की आवाज आई, जैसे कोई मूर्ति को छूकर निकल गया हो। मैं डरते हुए अंदर झांकने लगा। मंदिर खाली था, पर तभी धड़ाम, किसी ने पीतल की थाली जोर से जमीन पर पटकी। यह आवाज इंसानी नहीं, जैसे किसी की झुंझलाहट, किसी की पागल सी ताकत। मेरे पैर सुन्न हो गए। मैंने सोचा वापस भाग जाऊं, लेकिन तभी मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज, और फिर इतनी जोर से बजी कि मेरे कान सुन्न हो गए। टननन 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 टननन। मंदिर की घंटी अपने आप कभी नहीं बजती, ये गांव में अशुभ माना जाता है। मैं भागने ही वाला था कि सूरज, किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया।
आवाज मंदिर के कोने से आई। मैं मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन फिर, भूल मत, सच मत खोलना। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि मुझे लगा कोई मेरे ठीक पास खड़ा है। मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। क्या वो वही लड़की थी जिसकी परछाई पीपल के पास देखी जाती है? क्या वो मुझे चेतावनी दे रही थी या डरा रही थी? मुझे लगा जैसे मंदिर के अंधेरे हिस्से से कोई मुझे घूर रहा है। मैं जोर से चीखा और मंदिर के बाहर भागा। साइकिल की चेन, जिसे किसी ने पकड़कर रोका था। मैं किसी तरह साइकिल तक पहुंचा और तेजी से पैडल मारने लगा, लेकिन मेरी साइकिल आगे नहीं बढ़ी। चेन घूम ही नहीं रही थी। मुझे लगा शायद चेन उतर गई है। मैं झुककर देखने लगा। तभी मैंने देखा चेन किसी अदृश्य हाथ में फंसी हुई है। हाँ, किसी हाथ की पकड़ जैसी आकृति, जैसे कोई मेरा साइकिल रोककर खड़ा है। मैं पीछे देखना चाहता था, लेकिन डर ने मुझे वहीं जकड़ लिया। मेरे सामने जमीन पर मेरे ही पैरों की परछाई थी, लेकिन परछाई अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक दूसरी, लंबी, टेढ़ी, असामान्य परछाई खड़ी थी। वो इंसान की नहीं थी। मैंने पूरा जोर लगाकर साइकिल खींची। चेन अचानक छोड़ दी। मैं तेजी से गांव के तरफ भागा। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत मेरा रास्ता रोकती है। देवोगढ़ का चौक खाली था, बस पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मैं पास पहुंचा ही था कि एक टेढ़ी कमर वाली बूढ़ी औरत मेरी साइकिल के सामने खड़ी हो गई। वो बहुत बूढ़ी, बहुत झुकी हुई, उसकी आंखें धसी हुई और बाल पूरी तरह सफेद। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो रात 3 बजे अकेली वहां खड़ी थी। वो मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने कांपते हुए पूछा, मां जी, आप यहां इस वक्त? वो धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। उसने कहा, देवोगढ़ में जो दिखता है वो होता नहीं, जो सुनाई देता है वो सच नहीं, और जो सच है। वो पास आई और मेरे कान में फुसफुसाई, उसे छुपा दिया गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? किसने? वो अचानक गुस्से में चिल्लाई, मत पूछ, नहीं तो तू भी उनके जैसा हो जाएगा। मैं पीछे हट गया। मैं पूछना चाहता था कि उनके जैसा कौन? लेकिन इसके पहले कि मैं कुछ कहता, वो बूढ़ी औरत पलक झपकते गायब हो गई। हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे गायब होते देखा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं चीखता हुआ साइकिल लेकर घर की ओर भागा। घर के बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा था। सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी थी। मैं किसी तरह अपने घर के गेट तक पहुंचा। जैसे ही गेट खोला, मेरे पैर रुके। गेट पर कीचड़ से एक वाक्य लिखा था, सूरज, मंदिर में जो जागा है वो अब तुझसे जुड़ चुका है। मेरी सांस रुक गई। मैं जमीन पर झुका। ये कीचड़ इंसानी उंगलियों से लिखा गया था, और कीचड़ की ओर जाती पैर की निशानियां मानो किसी को खींचकर ले जाई गई हों। वो निशानियां गली के तरफ जाती थीं, जहां से मुझे रात में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी। मैंने गली की तरफ देखा। अंधेरा था, लेकिन मुझे पक्का लगा उधर कोई खड़ा है, मुझे देख रहा है। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन मेरे घर के बाहर कीचड़ से लिखा हुआ वाक्य, वो मेरी सांसें अभी तक रोक रहा था। सूरज, मंदिर में जो जागा है वो अब तुझसे जुड़ चुका है। मैंने अपने हाथों से उस कीचड़ को छूकर देखा। अभी भी गीला था। मतलब ये सब कुछ रात ही में हुआ था। और उस कीचड़ के पैरों के निशान मेरे गेट से सीधे उस गली की ओर जाते थे, जहां अंधेरा सुबह की रोशनी तक भी नहीं गया था। उस गली की अजीब बात यह थी, पूरा गांव उजाला हो चुका था, लेकिन वो हिस्सा काला ही रहता था। बच्चे उसे छाया वाली गली कहते थे। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जैसे ही मैं गली के पास पहुंचा, खड़खड़ खड़खड़, मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते टूटा नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर कदमों के नीचे रखे हों। मैं और आगे बढ़ा। हल्की हवा चली और गली के अंदर एक पुराना जंग लगा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चू ठाक, उस आवाज ने मेरे कान सुन्न कर दिए। मेरी गर्दन अपने आप उस तरफ घूम गई और फिर मैंने उसे देखा। गली के कोने पर, जहां घरों की दीवारें एक दूसरे से सटी थीं, एक व्यक्ति जैसी आकृति खड़ी थी। लेकिन वो सीधी खड़ी नहीं थी। उसका सिर थोड़ा तिरछा झुका हुआ था, जैसे किसी ने गर्दन मोड़ दी हो। उसने काले कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे शरीर ही काला हो।
मैंने सोचा कोई आदमी है, शायद कोई गांव वाला। मैंने कांपते आवाज में कहा, हाँ, कौन है वहां? उसका सिर धीरे धीरे सीधा होने लगा, चट टट 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 टट, हड्डियों जैसी आवाज के साथ। और फिर वो सीधा होकर मुझे देखने लगा। मेरा दिल जोर से धड़का। उसका चेहरा नहीं था, केवल काली धुंध सी आकृति थी। लेकिन फिर उसने मेरे नाम की आवाज निकाली, सूरज। जब कोई इंसान नाम लेता है तो आवाज में जीवन महसूस होता है, लेकिन उसकी आवाज ठंडी, खाली, जैसे कब्र के अंदर से आई हो। मैं पीछे हट गया। मैंने हिम्मत कर कहा, मेरे नाम को कैसे जानते हो? वो हल्का झुका, जैसे मुस्कुरा रहा हो, और फिर उसकी आकृति मेरे सामने 3 कदम आगे आ गई। बिना चले, बिना हिले, बस एक पल में मैं घबराकर पीछे गिर पड़ा। मेरी आवाज निकली ही नहीं। उसने धीरे धीरे हाथ जैसी कोई चीज उठाई, एक लंबी धुंधली काली लकीर, और मेरी तरफ बढ़ाई। बूढ़ी औरत जिसने मुझे कल रात चेतावनी दी थी, उसी वक्त ठक 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 किसी ने पास के घर की खिड़की जोर से खोली। वो वही बूढ़ी औरत थी जो कल रात रास्ता रोककर गायब हो गई थी। वो गुस्से में चिल्लाई, भाग वहां से, वो तेरे लिए नहीं, तेरे पीछे है। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि मैं सन्न रह गया। मैं जल्दी से उठकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मुड़ा, वो आकृति फिर से मेरे सामने थी। इस बार इतना पास कि उसकी ठंडक मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो बिना मुंह के भी बोल रही थी, तू मंदिर गया था, तूने उसे जगा दिया। मेरा दम घुटने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। और तभी बूढ़ी औरत फिर चीखी, सूरज, आंखें बंद कर और भाग, पीछे देखेगा तो खत्म हो जाएगा। मैंने बंद आंखों से दौड़ लगाई और गली से बाहर निकल गया। गली के बाहर गांव वाले अब मुझसे डरने लगे थे। जब मैं गांव के मुख्य चौक में पहुंचा तो कुछ लोग खड़े थे। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। एक आदमी बोला, ये वही है ना जो अखबार देता है? दूसरा आदमी, हाँ, कल रात मंदिर की घंटी बजने के बाद ये उसी तरफ जा रहा था। तीसरा, इससे दूर रहो, देवोगढ़ जिस पर हाथ रखता है वो गांव में ज्यादा दिन नहीं टिकता। मेरी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डरते हुए पूछा, आप लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं? एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, सूरज, तूने मंदिर की वो चीज जगा दी है जो 40 वर्ष बाद भी नहीं जागनी चाहिए थी। क्या चीज? मैंने पूछा। वो बोला, देवोगढ़ का छाया रक्षक, जो गांव की रक्षा नहीं, गांव पर कब्जा करता है। मुझे लगा जैसे हवा भारी हो गई। लेकिन बूढ़ा आदमी इतनी ही बात बोलकर चुप हो गया। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे आगे बोलना उसकी मौत बुला लेगा। मैंने कहा, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों है? बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि तूने उसकी नींद तोड़ी, और जिस पर वो निगाह डाल दे वो उसी का हो जाता है। घर लौटते समय मेरे आंगन में पड़ा वो लाल धागा। मैं डरे हुए अपने घर की तरफ लौटने लगा। जब घर के गेट के पास पहुंचा तो मेरा दिल फिर रुक गया। आंगन के बीचों बीच एक लाल काला धागा पड़ा था, लगभग 1 मीटर लंबा, धुला हुआ, ताजा। देवगढ़ में ऐसे धागे का सिर्फ एक मतलब होता है, किसी आत्मा ने अपनी निशानी छोड़ी है। मैंने धागे को छुआ ही था कि फुस, धागा अपने आप मेरी उंगलियों पर चढ़ने लगा, जैसे जिंदा हो। मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा वो मुझे बांध लेगा, लेकिन अचानक वो धागा खुद ही आंगन से बाहर लुढ़क कर सड़क की तरफ चला गया, जैसे किसी ने उससे खींचा हो। अगले ही पल मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया, नया संदेश, अनजान नंबर। मैंने मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, उसी गली की जहां वो काली परछाई खड़ी थी, लेकिन फोटो मेरे खींचे हुए नहीं थी। ये फोटो किसी और ने किसी ऐसी जगह से ली थी जहां इंसान जा ही नहीं सकता। गली की दीवार पर लिखा था, सूरज, अब तू बच नहीं सकता। और नीचे लाल धागा उसी दीवार पर टंगा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डरते हुए फोटो फिर देखा, और इस बात ध्यान गया कि फोटो के एक कोने में मेरी परछाई भी दिख रही थी। मतलब जब वो फोटो खींची गई, मैं वहीं मौजूद था, पर मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मैं जमीन पर बैठ गया। देवगढ़ अब मेरे नाम जानता था, मेरा घर जानता था, मेरी परछाई जानता था, और अब मेरे पीछे था। मेरे शरीर की हर नस डर से जमी हुई थी। गली की दीवार पर लिखा वो संदेश, मेरे फोन में आई वो तस्वीर, और सबसे ज्यादा ये कि फोटो में मेरी अपनी परछाई भी थी।
मतलब देवगढ़ की वो चीज मेरे इतना करीब थी कि मेरा साया तक उसके कैमरे में आ गया। कौन था वो? कहाँ से फोटो ली गई और किसने भेजी? मैंने फोन कांपते हाथों से पकड़ा और मैसेज भेजने वाले नंबर की डीपी देखने की कोशिश की। स्क्रीन पर घूमता हुआ आइकन कुछ सेकंड रुका और फिर डीपी खुली। मैं खामोश हो गया। दिल की धड़कन रुक सी गई। डीपी में कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काली धुंध की परछाई थी। वही परछाई जिसे मैं गली में देख चुका था। मतलब उसने मुझे खुद ही मेरी फोटो भेजी थी। मेहंदीपुर का खौफ अब देवगढ़ के हर कोने में था। गांव की ओर बढ़ते ही माहौल बदल गया। मैं घर के अंदर नहीं रह सकता था। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। कभी खिड़की खुद ब खुद बंद हो जाती, कभी पर्दे अपने आप हिलते। कभी ऐसा लगता जैसे कमरे के कोने से कोई मुझे देख रहा हो। मैंने साइकिल उठाई और गांव के बड़े चौराहे की ओर चल पड़ा। सुबह के 9 बजे थे, लेकिन चौराहे पर अजीब सी खामोशी थी। लोग इधर उधर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे। एक अजीब सा तनाव हवा में था। मैंने रमेश काका से पूछा, काका, ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं? काका ने मुझे देखा, फिर डरते हुए बोले, सूरज, तू अभी घर लौट जा। देवगढ़ तेरे पीछे पड़ा है और आज गांव में कुछ होगा जो किसी के बस में नहीं। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन कदम वहीं जम गए। मैंने पूछा, क्या होगा? किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने डरते हुए इशारा किया। चौक के बीचों बीच, जहां आमतौर पर बच्चे खेलते थे, वहां आज एक त्राले रंग का बड़ा निशान बना था, मानो किसी ने जमीन पर अंधेरा फेंक दिया हो। लोगों का कहना था कि यह रात में अचानक प्रकट हुआ था। मैंने पास जाकर उस निशान को छूने की कोशिश की। रमेश काका चीख पड़े, छू मत! वो आम निशान नहीं, वो छाया रक्षक की मुहर है। मैं पीछे हट गया, लेकिन तभी अचानक धप! मेरी साइकिल अपने आप गिर गई। मैंने घूमकर देखा, उस पर अब लाल धागा बंधा हुआ था। वही जो आज सुबह मेरे आंगन में था, जो अपने आप गली की ओर चला गया था, जो रात में किसी के हाथ में था, अब मेरी साइकिल पर बंधा था। गांव वाले दहशत में पलटकर भागने लगे। पुजारी जी का रहस्य, 40 साल पुराना राज। गांव के मंदिर की घंटी फिर अचानक बजने लगी। लोग अपने घरों में छिप गए। मैं अकेला खड़ा रह गया। मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद धोती, कमजोर कंधे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वो थे पुजारी हरिनारायण जी। उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया। मैं डरते डरते उनके पास गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सूरज, अब वक्त आ गया है कि तू सच जाने। देवगढ़ तुझसे क्यों जुड़ा है, ये जानना जरूरी है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो बताइए, छाया रक्षक है क्या? पुजारी जी ने कांपते हाथों से मंदिर का दरवाजा बंद किया और अंदर ले गए। शिवलिंग के पास बैठकर उन्होंने कहना शुरू किया। पुजारी की कहानी, छाया रक्षक का जन्म। 40 साल पहले देवगढ़ में एक आदमी आया था, नाम विक्रम राव। वो तांत्रिक था, अकेला रहता था, लोगों से कम बोलता था। गांव वालों को हमेशा लगता था कि वो किसी गुप्त साधना में लगा है। एक रात गांव की नदी के पास 3 बच्चे गायब हो गए। लोग विक्रम पर शक करने लगे। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी में जाकर देखा। वहां काले धागे, राख, खून और अजीब निशान मिले। विक्रम पकड़ा गया। गांव वाले उसे मारने पर उतारू थे। विक्रम चिल्लाया, तुम मुझे मार सकते हो, पर मेरी छाया को नहीं। वो हमेशा जिंदा रहेगी और तुम सबका अंत करेगी। लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और उसका शरीर जला दिया, लेकिन उसकी छाया कभी नहीं जली। उस राख से एक काला रूप उठने लगा, अधूरा, बिना चेहरा, बिना शरीर। वही बना छाया रक्षक। पुजारी जी ने कांपते हुए कहा, विक्रम की आत्मा नहीं मरी, उसकी छाया जिंदा रह गई। वो उसी से बनी जो तूने कल मंदिर में जगाया। मेरी सांस रुक गई। लेकिन उसने मुझे क्यों पकड़ा? पुजारी जी ने मेरी आंखों में झांककर कहा, क्योंकि तूने मंदिर की घंटी बजते सुनी और उस आवाज से वो जाग गया। अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मंदिर के ठीक बाहर किसी ने पुजारी के कान में कुछ कहा। हम मंदिर से बाहर आए, लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने दरवाजा खोला, वो एक पल के लिए रुक गए। उनकी आंखें डर से फैल गईं। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कांपते हुए कहा, सूरज, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान वही करता है जो मना किया जाए। मैंने पलटकर देखा और मेरा खून जम गया। मंदिर के बाहर जमीन पर
मेरी ही लाश पड़ी थी। हाँ, मेरी लाश। मेरे जैसे ही कपड़े, वैसी ही साइकिल और गले पर बंधा लाल धागा। लेकिन उसका चेहरा काला था, जैसे सारा रंग किसी ने खींच लिया हो। मैं हिल भी नहीं पाया। पुजारी जी लगभग फबक कर बोले, यह असली तू नहीं, यह तेरी परछाई का दूसरा चेहरा है। छाया रक्षक तेरी नकल बना रहा है, तुझे धीरे धीरे खत्म करने के लिए। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने अपनी नकली लाश को ध्यान से देखा और उसी वक्त उसकी उंगलियां हिलने लगीं। हाँ, मेरी नकली लाश जिंदा हो रही थी। पुजारी जी चिल्लाए, भाग सूरज, ये शुरुआत है, अब छाया तुझसे मिलने आ रही है। मैं मंदिर की सीढ़ियों से नीचे कूदकर भागा। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, ठक 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 ठक, ठीक वैसे जैसे मेरा साया चलता है, लेकिन यह आवाज मेरे पीछे दौड़ रही थी। उस रात हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य चीजें इधर उधर दौड़ रही हों। मैं और अक्षय कमरे में बंद बैठे थे, लेकिन खिड़की के बाहर हर कुछ मिनट में परछाइयां दौड़ती दिख रही थी। मैंने धीरे से कहा, अक्षय, आज ये खत्म करना ही पड़ेगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? वो चीज तो पूरे घर में घूम रही है। मैंने अपनी जेब से वही पुराना काला तावीज निकाला जो हमें पहली बार तहखाने में मिला था। उस पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। एक ठंडी हवा अंदर घुसी और उसके साथ आई वही लंबी काली परछाई जो पिछले 9 भागों से बार बार हमें मौत के मुहाने तक खींच रही थी। वो इस बार और साफ दिख रही थी। कद लगभग 7 फीट, चेहरा धुंधला, आंखें कोयले जैसी, आवाज जैसे कोई टूटा हुआ रेडियो। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ी। तू बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज कमरे की दीवारों को हिला रही थी। अक्षय डर के मारे पीछे हट गया, पर मैं वहीं खड़ा रहा, तावीज हाथ में कसकर पकड़ा। और जैसे ही वो परछाई मुझ पर झपटने लगी, मैंने तावीज सीधा उसकी छाती पर जोर से रख दिया। एक चीख, ऐसी कि पूरा घर कांप गया। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। परछाई पीछे हटने लगी, उसका आकार टूटने लगा, जैसे धुएं को कोई खींच रहा हो। फिर अचानक वो पूरी तरह गायब हो गई। सन्नाटा। कुछ सेकंड तक हम दोनों हिल भी नहीं पाए। फिर मैंने धीरे से कहा, खत्म हो गई। अक्षय ने खिड़की से बाहर झांककर कहा, लगता तो यही है, लेकिन नीचे तहखाने में एक रोशनी जल रही है। हम दोनों नीचे गए। तहखाने का दरवाजा पहली बार आसानी से खुल गया। अंदर वही पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर एक धूल भरी डायरी। मैंने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी इस घर में आएगा वो मेरी अधूरी बदला लेने की इच्छा का शिकार होगा। मेरे परिवार को जला दिया गया और मैं अपूर्ण मंत्र में फंस गया। मुझे शांति दिलाने वाला तावीज ही है जो जिसे मिलेगा उसे श्राप से मुक्त करेगा। नीचे आखिरी लाइन, अगर तावीज किसी ने मेरे हृदय पर रख दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अक्षय ने राहत की सांस ली। तो मतलब तूने उसे मुक्त कर दिया, इसलिए वो गायब हो गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब ये घर फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम दोनों ऊपर आए। कमरा अब सामान्य था, अंधेरा भी जैसे हल्का हो गया। हमने उसी रात घर छोड़ दिया। बाहर निकलते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा, घर शांत था, बिल्कुल शांत। लेकिन जाते जाते जिस खिड़की से वो परछाई अक्सर झांकती थी, उस खिड़की के पर्दे हल्के से हिले, जैसे कोई हमें आखिरी बार देख रहा हो। मैं रुक गया। एक पल को दिल धक से रह गया। फिर मैंने अपने आप से कहा, नहीं, वो अब शांति में है, डरने की कोई वजह नहीं। और मैं आगे बढ़ गया। और हां, मैं आज भी जिंदा हूं दोस्त। उस रात की कहानी मेरे साथ हमेशा रहेगी, लेकिन उसका डर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।